समीना लापता है। कमांडर मुहिबुल्लाह ने नज़र झुकाकर पहले से भी ज़्यादा धीमी आवाज़ में जवाब दिया। वो भी इन 6 लड़कियों में शामिल है जिनके बारे में शुबा है कि इन्हें फ़ौजी उठाकर ले गए हैं। लेकिन हो सकता है कि जब कस्बे पर हमला हुआ था तो ये लड़कियां अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए कस्बे से भागकर खेतों में छुप गई हों या किसी और करीबी बस्ती में पहुंच गई हों। उन्हें बहरहाल तलाश किया जा रहा है और अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। मैंने आंखें बंद कर लीं। मैं जानता था कि उसने आखिरी अल्फाज मेरी दिलजोई के लिए कहे थे, वरना वो भी जानता था कि हकीकत क्या हो सकती है। मैंने सिर्फ राबिया को अपनी घर वाली गली में फौजियों के चंगुल में देखा था। उस वक्त सूरत हाल ऐसी थी कि फौजियों ने गलियों की नाकाबंदी कर रखी थी। किसी को भागने का मौका नहीं मिल सका था। समीना या दूसरी लड़कियां भागकर कहाँ जा सकती थीं? 2 लड़कियों की नची और कसोटी हुई लाशें मैंने कस्बे से 3 मील दूर इस पहाड़ी पर देखी थीं, जहाँ मैं भी रात भर बेहोश पड़ा रहा था। समीना और दूसरी लड़कियां शायद फौजियों की दूसरी पार्टी के हाल लग गई थीं और वो इन्हें दूसरी तरफ ले गए थे। उन 2 लड़कियों की लाशें देखकर मैं अंदाज़ा लगा सकता था कि समीना और दूसरी लड़कियों के साथ क्या हुआ होगा। हो सकता है कि उनकी नची कुची लाशें भी पहाड़ियों में कहीं पड़ी हों। मैं अंदर से कांप रहा था और ज़ब्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिचकियाँ मेरे काबू में नहीं रहीं और ना ही आंसुओं पर काबू पा सका। मेरा जिस्म हौले हौले कांपने लगा था। मरियम मेरे करीब बैठ गई। इसने मुझे सहारा देकर उठाया और अपनी आगोश में समेट लिया। उस वक्त मैं अपनी तकलीफ भूल गया था। बस सन मरियम ने मेरी पेशानी पर बोसा दिया और मेरे रुखसारों पर बहने वाले आंसू पहुँचते हुए बोली, तुम एक बहुत दलेर और हौसलामंद नौजवान हो। मुजाहिद और मुजाहिद रोया नहीं करते। तुम एक बहुत बड़े मकसद के लिए लड़ रहे हो और जब मकसद बड़ा हो तो ऐसी कुर्बानियाँ देनी ही पड़ती हैं। उस वक्त के बारे में सोचो जब तुम इन खूनखार भेड़ियों को वादी से निकाल फेंकोगे। उनके गलीज वजूद के बगैर वादी कितनी हसीन लगेगी, कितना सुकून होगा यहाँ। फिर यहाँ किसी का खून नहीं बहेगा, किसी लड़की की इज्जत नहीं लुटेगी। आने वाली नस्लें याद करेंगी उन लोगों को जिन्होंने अपनी इज्जत व आबरू और जान की नजराने पेश करके उन्हें आज़ादी का तोहफा दिया। तुम एक बाहिम्मत नौजवान हो। हौसला हार गए तो ये कुर्बानियाँ ज़ाया हो जाएंगी। नहीं मैसन, तुम इन कुर्बानियों के अमीन हो, इन्हें ज़ाया नहीं होने दोगे। मरियम मुझे अपने सीने से लगाए बार बार मेरा मुंह चूम रही थी। कभी मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगती। गाहे बगाहे कमांडर मुहिबुल्लाह और मोहम्मद आजम के हमदर्दाना बोल भी मेरी समाज से टकरा रहे थे। मेरी हिचकियां सिसकियों में बदल गईं और फिर मैं बतदरीज पुरसुकून होता चला गया। मरियम काफ़ी देर तक मुझे अपने आगोश में लिए बैठी रही। फिर उसने आहिस्तगी से मुझे दोबारा बिस्तर पर लिटा दिया और उठकर गार के दूसरे हिस्से में चली गई। कमांडर मुहिबुल्लाह अपनी जगह से सिरक कर मेरी ओर करीब आ गया और हमदर्दाना बातें करने लगा। तकरीबन 20 मिनट बाद मरियम बगैर दूध की चाय बना कर ले आई। मिट्टी के मग थे। कसरत इस्तेमाल से इनका रंग भी उड़ चुका था। एल्यूमिनियम की केतली भी धुएं से बिल्कुल काली हो रही थी। इसने चाय उंडेल कर एक एक मग्गा कमांडर मुहिबुल्लाह और मोहम्मद आजम को दे दिया और मुझे सहारा देकर बिठा दिया। वो एक हाथ से मुझे सहारा दिए रही थी और दूसरे हाथ से कहवे का मग्गा मेरे होंठों से लगा दिया। कहवे में इलायची की खुशबू थी। पत्ती और चीनी का तनासुब भी बहुत मुनासिब था, जिससे चाय खुश जायका होने लगी। चाय पिलाने के बाद मरियम ने मुझे लिटा दिया और खुद चाय की चुस्कियाँ लेने लगी। कमांडर मुहिबुल्लाह और मोहम्मद आजम तकरीबन 2 घंटे वहाँ रहे और फिर अगले रोज़ आने का कहकर चले गए। मरियम गार के दहाने तक उनके साथ गई थी और फिर वापस आकर मेरे पास बैठ गई और देर तक बातें करती रही। फिर कुछ फासले पर बिछी हुई प्याल पर लेट गई। इसके करीब ही दीवार के साथ एक सब मशीन गन भी अस्तादा थी। मेरा ख्याल था कि हम दोनों यहाँ अकेले रह गए हैं, लेकिन मरियम ने बताया कि 3 आदमी गार के बाहर मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं। मरियम काफ़ी देर तक मुझसे बातें करती रही और फिर मेरी पलकें नींद के बोझ से झुकने लगी। मरियम की आवाज़ मुझे बहुत दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। सुबह मेरी आँख खुली तो 7 बज रहे थे। वक्त मरियम ने बताया था। गार के अंदर मेरे लिए तो ये अंदाज़ा लगाना ही मुमकिन नहीं था कि दिन का वक्त है या रात का। मरियम ने मुझे उठाकर मुँह हाथ धुलाया। इस दौरान में 2 और आदमी गार में आ गए। इन दोनों की उम्रें 25 और 30 के दरमियान नहीं होंगी। दोनों के कद लंबे और हाथ पैर मजबूत थे। दोनों के कंधों पर सब मशीन गन्नें लटकी हुई थीं। दोनों की आंखें सुर्ख थीं और शेव बड़े हुए थे। उन दोनों ने बड़ी गर्मजोशी से मुझसे हाथ मिलाया और मेरे करीब ही बैठ गए। उनमें से एक का नाम जगम था और दूसरा नाम चनपीर। वो रात को गार के बाहर ड्यूटी दे रहे थे। उनका एक साथी अब भी बाहर मौजूद था। मरियम गार के दूसरे हिस्से में चली गई। उसकी वापसी तकरीबन 20 मिनट बाद हुई। उसने चाय की केतली और मग्गे मेरे करीब ही फर्श पर रख दिए और दूसरे हाथ में मैला सा दस्तरखान भी फर्श पर रख दिया जिसमें रोटियां लिपटी हुई थीं।
मरियम ने मग्गों में कहवा उंडेल कर दस्तरखान खोल दिया। रोटियां मोटी मोटी थी और आटे में नमक भी मिला हुआ था। कहवे के साथ ये नमक वाली रोटियां वाकई मज़ा दे गईं। मुझे तो कहवे के साथ नमक मिली रोटी खाने में मज़ा आ रहा था, इसलिए मैं पहली बार खा रहा था। लेकिन मुजाहिदीन तो अरसे से इस चीज़ पर गुजारा कर रहे थे, यही उनके लिए मन्नो सलवा था। और ये खुराक भी कभी उन्हें नसीब होती थी और कभी 2-2 दिन फाके करने पड़ते थे। ज़ैगम और चंद पील नाश्ता करके मेरे पास बैठे बातें करते रहे, फिर एक तरफ फर्श पर पड़कर सो गए। इसके तकरीबन 1 घंटे बाद उनका तीसरा साथी भी आ गया। उसने बताया कि बारामौला से 2 लड़के आ गए हैं जिन्होंने गार के बाहर ड्यूटी संभाल ली है। वो नौजवान भी नाश्ता करके सो गया। डॉक्टर मरियम ने बर्तन संभाले और मेरे पास बैठ गई। वो धीमे लहजे में मुझे अपने बारे में बता रही थी। उसने अपनी ज़िंदगी मुजाहिदीन के लिए वक्फ कर दी थी। इन पिछले 2 बरसों के दौरान उसे बड़े संगीन तजुर्बात से गुजरना पड़ा। कई मरतबा मौत से आमना सामना भी हुआ था। एक मरतबा वो खुद भी ज़ख्मी हुई थी और फिर एक और मौके पर इससे भी ज़्यादा संगीन सूरत हाल में फंस गई थी। इस मौके पर कमांडर मुहिबुल्लाह ने उसे मशवरा दिया था कि वो पाकिस्तान वापस चली जाए, मगर मरियम ने साफ इनकार कर दिया कि मुजाहिदीन को इसकी ज़रूरत है और वो इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। जिस तरह मुजाहिदीन की तंजीमों के बाज़ लीडर भारतीय फ़ौज को सबसे ज़्यादा मतलूब थे, इस तरह डॉक्टर मरियम भी मोस्ट वांटेड थी। भारतीय फ़ौज की कश्मीर हाई कमान को पता चल गया था कि मरियम नाम की एक औरत ज़ख्मी होने वाले मुजाहिदीन की मसीहाई करती है, इन्हें नई ज़िंदगी दे रही है और वही मुजाहिदीन सेहतयाब होकर भारतीय फौजियों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। फौज की हाईकमान ने बाज़ मुजाहिदीन के साथ साथ डॉक्टर मरियम के सर की कीमत भी मुकर्रर कर रखी थी, लेकिन डॉक्टर मरियम इस सूरत हाल से खौफज़दा नहीं थी। उसने ना तो कभी यहाँ से भागने का सोचा था और ना ही कहीं छुप कर बैठी थी। वो किसी एक जगह टिक कर भी नहीं बैठती थी, हर जगह उसकी ज़रूरत रहती। कभी वो बारामौला में होती, कभी गुलमर्ग में, कभी पहलगाम और कभी अनंतगाम, कभी श्रीनगर और कभी जम्मू। जहां उसकी ज़रूरत होती वो पहुंच जाती। इन इलाकों में बाज़ गार तो ऐसे होते जो छोटे छोटे अस्पतालों का मंजर पेश करते थे। कहीं 3 ज़ख्मी मुजाहिदीन ज़ेरे इलाज थे और कहीं उनकी तादाद निसफ दर्जन से भी ज़्यादा होती। यूं इन ज़ख्मी मुजाहिदीन की देखभाल के लिए हर जगह कोई ना कोई मौजूद होता, मगर डॉक्टर मरियम भी बिला खौफ व ख़तर इन इलाकों के चक्कर लगाती रहती थी। और डॉक्टर मरियम के हक़ में एक अच्छी बात यह थी कि भारतीयों के पास उसकी कोई शनाख्त नहीं थी। मैं एक मरतबा बड़ी दिलचस्प सूरत हाल से 2-4 हो गई थी। डॉक्टर मरियम मुस्कुराते हुए बता रही थी, मैं उन दिनों पहलगाम गई थी। उस इलाके में सिखों की आबादी कुछ ज़्यादा है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन वो भी भारत के मुतअस्सिब हिंदू फौजियों के अताब का शिकार होते रहते हैं। 2 दिन पहलगाम में रहने के बाद अनंतनाग की तरफ जा रही थी कि रास्ते में हमारी बस रोक ली गई। भारतीय फ़ौज की हाई कमान को इतला मिली थी कि मुजाहिदीन इस तरफ कोई बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं, इसलिए पहलगाम से अनंतनाग तक फौजी पार्टियां जगह जगह बसों के चेक कर रही थी। हमें जिस पार्टी ने रोका था इसमें 8 फौजी शामिल थे, जिनका इंचार्ज एक नौजवान सेकंड लेफ्टिनेंट था। उसकी जीप सड़क के वस्त में खड़ी थी। मुसल्ले फौजियों ने बस को घेरे में ले लिया और तमाम मुसाफिरों को नीचे उतरने का हुक्म दिया और इन्हें लाइन में खड़ा करके तलाशी ली जाने लगी। बस के मुसाफिरों में मेरे साथ कुछ और औरतें भी शामिल थीं। फौजी बिला लिहाज उनके जिस्मों को भी टटोल रहे थे कि उन्होंने अपने लिबास के नीचे कोई असला तो नहीं छुपा रखा। मेरे कंधे पर कपड़े का एक मैला सा थैला लटका हुआ था, जिसमें खाने पीने की चीज़ों के अलावा कुछ ज़रूरी अद्वियात और इंजेक्शन वगैरह भी थे। मैं मुसाफिरों की कतार में 7वें नंबर पर थी। नौजवान हिंदू लेफ्टिनेंट चंद गज दूर खड़ा बड़ी हवस भरी नज़रों में कतार में खड़ी हुई औरतों की तरफ देख रहा था। मेरी बारी भी आ गई। मेरे सामने खड़े हुए फौजी ने तलाशी लेने के लिए मेरी तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि लेफ्टिनेंट अचानक ही करा उठा और दोनों हाथ सीने पर रखकर झुकता चला गया। तमाम फौजी इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। लेफ्टिनेंट पहले नीचे बैठा और फिर सड़क पर लेट गया। वो दोनों हाथों से सीना दबाए जा रहा था। चेहरे पर बेपनाह करब के तासुरात उभर आए थे। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि उसे दिल का दौरा पड़ा था। 2 फौजी उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो बुरी तरह पैर पटक रहा था। क्या तुम में से कोई डॉक्टर है? एक फौजी ने बस के मुसाफिरों की तरफ देखते हुए चीख कर कहा। मैं गैर इरादी तौर पर आगे बढ़ गई। लेफ्टिनेंट की हालत वाकई बहुत अबतर थी। सीने में बहुत शदीद दर्द उठा था और वो दोनों हाथों से सीने को दबाए हुए दोहरा हुआ जा रहा था। मैंने उसके करीब झुककर चंद सवाल किए, जिनका जवाब उसने बड़ी मुश्किल से कराहते हुए दिया। उसकी बातों से मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी नहीं आई कि वो एंजाइना का मरीज़ है, लेकिन इसने किसी को कभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। ताहम इस किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए उसकी जेब में एंटीसिड की गोलियां मौजूद रहती थीं। मैंने उसकी जेब से एक गोली निकालकर उसकी ज़ुबान के नीचे रख दी और अपना थैला कंधे से उतार कर टटोलने लगी। इत्तेफाक से थैले में वॉल्टरीन के 2 इंजेक्शन मौजूद थे। मैंने एक इंजेक्शन उसकी वेन यानी नस में लगा दिया। एक फौजी मेरी मदद कर रहा था। मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो भारतीय फौज का लेफ्टिनेंट है। यही भेड़िए हमारे
मुजाहिदीन पर गोलियां बरसाते हैं और इनके जिस्मों में अंगारे भर देते हैं। बस की तलाशी के दौरान भी ये किसी बेगुनाह नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना सकते थे। उसके सीने में उठने वाला दर्द जानलेवा साबित हो सकता था। मैं अगर चाहती तो उसे तड़प तड़प कर मर जाने देती, मगर मैं डॉक्टर हूँ, मसीहाई मेरा काम है। मैं ज़िंदगी देती हूँ, छीनती नहीं। और फिर तिब का पेशा दीन धर्म नहीं देखता। मैं उस हिंदू लेफ्टिनेंट की ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रही थी। इसे अस्पताल पहुँचाना ज़रूरी था। मैंने एक फ़ौजी की तरफ देखते हुए कहा, दिल का दौरा पड़ा है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, मगर सिर्फ ये इंजेक्शन काफ़ी नहीं। बात उन फौजियों की समझ में आ गई। उन्होंने अपनी ऑफिसर को उठाकर जीप की पिछली सीट पर डाल दिया। लेफ्टिनेंट उस वक्त अगरचे किसी हद तक पुरसुकून हो चुका था, मगर उसकी हालत तशवीशनाक थी। तकलीफ दोबारा शिद्दत इख्तियार कर सकती थी। देवी जी वही फौजी जिसने इंजेक्शन लगाने में मेरी मदद की थी, मेरी तरफ देखते हुए बोला, आपकी बड़ी कृपा है, वक्त पर काम आ गई, लेकिन अगर रास्ते में हमारे साहब को तकलीफ हो गई तो हम क्या करेंगे? आपकी मेहरबानी होगी देवी जी, आप हमारे साथ चलें। मैंने बस के दूसरे मुसाफिरों की तरफ देखा। बाज़ के चेहरों पर शदीद नागवारी के तासरात थे, लेकिन मैं किसी को इस तरह बेबसी की मौत मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए अपना थैला संभाल कर खामोशी से जीप में बैठ गई। वो बड़ी जीप थी, तमाम फौजी उसमें लद गए और जीप हरकत में आ गई। उसका रुख अनंतनाग की तरफ था, जो वहाँ से तकरीबन 10 मील के फासले पर था, और ये 10 मील बड़े ख़तरनाक साबित हो सकते थे। किसी भी मोड़ पर किसी भी वक्त मुजाहिदीन की कोई पार्टी उस जीप पर हमला कर सकती थी। ऐसी सूरत में मैं भी लपेट में आ जाती। फासला अगरचे 10 मील था, मगर पहाड़ों में बल खाता हुआ रास्ता बड़ा खौफनाक था, इसलिए जीप की रफ्तार भी ज़्यादा तेज़ नहीं थी। रास्ते में हमें 2 और फौजी ट्रक मिले। वहाँ से एक रास्ता पहाड़ियों में से किसी दूसरी तरफ निकलता था। उस तरफ से मुजाहिदीन के हमले का ज़्यादा खतरा था, इसलिए फौजी ट्रक उस रास्ते की नाकाबंदी किए हुए थे। हमारी जीप 1 मिनट को उन ट्रकों के पास रुकी और फिर आगे रवाना हो गई, और तकरीबन 1 घंटे में 10 मील का फासला तय करके हम अनंतनाग के छोटे से हॉस्पिटल में पहुंच गए। लेफ्टिनेंट को फ़ौरन ही इमरजेंसी में पहुंचा दिया गया। 2 हिंदू डॉक्टर फ़ौरन ही उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। मैं उन्हें बता रही थी कि मैंने लेफ्टिनेंट को ट्रीटमेंट दिया है। एक डॉक्टर ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, ये इंजेक्शन तो कोई डॉक्टर ही दे सकता है, और फिर तुम्हारे पास वो इंजेक्शन कहाँ से आया? उस डॉक्टर की आंखों में शुबे की झलक थी। मैं भी डॉक्टर हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बाज़ अद्वियात अपने पास रखती हूँ, किसी ऐसे ही मौके पर किसी की ज़िंदगी बचाने के काम आ जाती हैं। डॉक्टर को मुझ पर शुबा हो चुका था। वो मुझसे कुछ सवालात करता रहा। मुझ पर कुछ घबराहट सी तारी हो रही थी, मगर मैंने अपने आप को संभाले रखा, और फिर मौका पाते ही मैं अस्पताल से निकल गई। मैं खैरियत से अपने ठिकाने पर पहुंच गई, लेकिन बाद में पता चला कि पूरे शहर में मेरी तलाश हो रही थी। फौजी पार्टियों ने माशूबे की बिना पर कई घरों पर छापे मारे थे, और मेरे बारे में पूछगछ के लिए औरतों और बच्चों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया था। उन्हें डॉक्टर मरियम की तलाश थी, जो कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ने वाले मुजाहिदीन की मददगार थी, और जिसके सर की कीमत मुकर्रर की जा चुकी थी। मरियम खामोश हो गई। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो कह रही थी, देखा तुमने, ये हिंदू किस गंदी फितरत और गंदी जहनीत के मालिक हैं। मैंने उनके एक ऑफिसर को मौत के मुंह से बचाया था, और वो मुझे तलाश कर रहे थे। मेरा जिस्म गोलियों से छलनी करने के लिए। मैं गहरे गहरे सांस ले रहा था। ये बुनिया कौम वाकई बड़ी गंदी फितरत के मालिक हैं, एहसान फरामोश और मोहसिन कश हैं। मैं कुछ कहना ही चाहता था कि गार के दूसरे हिस्से में भारी कदमों की आवाज़ सुनकर उस तरफ देखने लगा। मरियम भी उस तरफ देख रही थी। कदमों की आवाज़ करीब आ रही थी, और फिर 2 आदमी सामने आ गए। एक कमांडर मुहिबुल्लाह था और दूसरा कमांडर रशीद। कमांडर रशीद को देखकर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। कमांडर रशीद ने झुककर बड़ी गर्मजोशी से मुझसे हाथ मिलाया और मेरे करीब ही ज़मीन पर आलती पालती मार कर बैठ गया। मेरी खैर खैरियत दरियाफ्त की। मेरे ऊपर से कंबल हटाकर मेरे ज़ख्म देखने लगा। मेरी हालत देखकर उसके जबड़े भिंच गए। करीब बैठे हुए कमांडर मुहिबुल्लाह ने भी इसकी कैफियत को महसूस कर लिया था। बड़ा हौसलामंद और आईनी असाब का मालिक है ये नौजवान, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। जब ये हमें बेहोशी की हालत में मिला था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये जिंदा बचेगा, लेकिन इसके हौसले और क़ुव्वत इरादी की दाद देनी पड़ेगी। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि यह नौजवान आगे चलकर बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देगा। उसका हौसला मैं पहले भी देख चुका हूँ। कमांडर रशीद ने उसके खामोश होने पर कहा। श्रीनगर गुलमर्ग शाहरा पर फौजी कानवाई तबाह करने में इसने जिस तरह हमारा साथ दिया था वो काबिल तारीफ़ है। इसके हौसले की दाद देनी चाहिए। इतना बड़ा सदमा जिस तरह झेल गया है वो बड़े जिगर की बात है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे कस्बे में जो कुछ भी हुआ है उसे याद रखना, और उन लोगों को भी याद रखना जो वादी में कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पर गासिब भारतीयों के जुल्म और सितम का शिकार हो रहे हैं। और ये बात भी जहन में रखना कि आज़ादी कुर्बानी की बाहों में मिलती है। अगर तुम ये सब कुछ याद रखोगे तो हमारे इन बहन भाई बुजुर्गों और बच्चों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। मैं याद रखूँगा कमांडर, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। मैंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा है वो कैसे भुला सकता हूँ। शाबाश, कमांडर रशीद ने मेरा कंधा थपथपाया। उसने हाथ
हाथ मेरे मजरूब कांधे पर मारा था, मैं बड़ी मुश्किल से अपनी तकलीफ को जब्त कर सका। डॉक्टर मरियम मेहमान नवाजी की रस्म पूरी करते हुए कहवा बना ली। कमांडर कहवे की चुस्कियाँ लेते हुए मरियम से मेरे बारे में दरियाफ्त करने लगा। किसी बीमार के सेहतयाब होने में इसकी अपनी कुव्वत इरादी का बड़ा दखल होता है, मरियम ने जवाब दिया। और शमरोज तो बहुत ही मजबूत कुव्वत इरादी का मालिक है। इसकी हालत देख कर तो मैं समझी थी कि ये कई हफ्तों तक अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को हरकत नहीं दे सकेगा, लेकिन आज दूसरा ही दिन है और ये खुद से उठकर बैठ जाता है। वो चंद लम्हे को खामोश हुई, फिर बोली, जख्म मुंदमिल होने में चंद रोज़ लगेंगे, इसके बाद भी चंद रोज़ आराम की ज़रूरत महसूस होगी, लेकिन मुझे यकीन है ये आराम नहीं करेगा। बात ख़त्म करते हुए उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई थी। हाँ, कमांडर मुहिबुल्लाह भी मुस्कुराया। मैं इसकी आंखों में देखकर बता सकता हूँ कि इसके हाथ राइफल उठाने के लिए बेचैन हो रहे हैं। मैं खामोश बैठा दिल ही दिल में मुस्कुराता रहा। अपने बारे में इन तजर्बाकार और कहना मशक मुजाहिदीन की आरा सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं वाकई एक बार फिर राइफल उठाने के लिए बेताब हो रहा था। और फिर उनकी गुफ्तगू का मौजू बदल गया। भारतीय दरिंदों ने सोपुर में जो तबाही फैलाई है, उसकी जवाबी कार्रवाई के लिए तुमने क्या सोचा है मुहिबुल्लाह? कमांडर रशीद ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मेरे जहन में एक मंसूबा है, मगर मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया, कमांडर मुहिबुल्लाह ने जवाब दिया। तुम जानते हो ये भारतीय फौजी इस किस्म की कोई बड़ी कार्रवाई करने के बाद बहुत मोहतात हो जाते हैं, और ये भी जानते हैं कि हम इनके फौजी कैंपों को निशाना बनाते हैं। यूं तो फौजी कैंपों के इर्द गिर्द उनका पहरा बड़ा सख्त होता है, लेकिन ऐसे मौक़ों पर वो कुछ ज़्यादा ही मोहतात हो जाते हैं और किसी अजनबी को कैंप के आसपास देखते ही गोली से उड़ा देते हैं। इसलिए हमें जल्दबाजी से काम लेने के बजाय चंद रोज़ इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे तुम्हारे जहन में क्या मंसूबा है? कमांडर रशीद ने पूछा। गुलमर्ग, कमांडर मुहिबुल्लाह ने जवाब दिया। तुम जानते हो गुलमर्ग एक बहुत बड़ी छावनी बन चुका है। ये छावनी शहर के मशरिक़ में पहाड़ के दामन तक फैलती चली गई है और शायद इस तरफ वो मज़ीद आगे नहीं बढ़ना चाहते, इसलिए वो शहर के जुनूब की पहाड़ियों में भी एक बहुत बड़ा कैंप बना रहे हैं। 1 महीना पहले मैंने इन छोटी छोटी पहाड़ियों पर बहुत दूर तक इन्हें खारदार तारे लगाते देखा था। खारदार तारों की उस बाड़ में जगह जगह निगरान चौकियां भी बना रहे हैं ताकि कैंप के बाहर दूर तक निगाह रखी जा सके। उस तरफ की पहाड़ियां ज़्यादा ऊंची नहीं हैं। कैंप बनाने के लिए वो यकीनन बहुत अच्छी जगह है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ और फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, मेरे आदमी उस इलाके पर मुसलसल निगाह रखे हुए हैं और मुझे इनकी रिपोर्ट्स भी मिलती रहती हैं। मुझे मिलने वाली इतलात के मुताबिक उस कैंप में फ़ौजी ट्रकों की आमदरफ्त शुरू हो चुकी है, लेकिन हमें चंद रोज़ और इंतज़ार करना है और ये देखना है कि वहाँ उनकी सरगर्मियाँ क्या रुख इख्तियार करती हैं। उस तरफ से मैं भी गाफिल नहीं हूँ, कमांडर रशीद ने उसके खामोश होने पर कहा। मेरे आदमी भी इलाके पर निगाह रखे हुए हैं और मुझे मिलने वाली इतलात के मुताबिक वहाँ असला और गोला बारूद का डिपो कायम किया जा रहा है। ये बड़ी तशवीशनाक खबर है, कमांडर मुहिबुल्लाह ने कहा। गुलमर्ग की छावनी पहले ही हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बनी हुई है। उस छावनी की वजह से इस इलाके में हमारी सरगर्मियाँ महदूद होकर रह गई हैं। अगर ये डिपो बन गया तो हमारे लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, इसलिए हमें जल्द से जल्द इसका हल सोचना होगा। वो खामोश होकर दाढ़ी खुजाने लगा, फिर बात जारी रखते हुए बोला, मेरा मंसूबा यही था। मेरा ख्याल था कि वहाँ कोई कैंप कायम किया जा रहा है और मैं इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए चंद रोज़ इंतज़ार करना चाहता था। इंतज़ार तो अब भी करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में अभी वहाँ असला जमा होना शुरू नहीं हुआ। हमें इस इलाके की निगरानी सख्त कर देनी चाहिए और जैसे ही वहाँ गोला बारूद जमा होना शुरू हो, हल्ला बोल देना चाहिए। मैंने भी यही सोच रखा है और इसके लिए अपने तौर पर तैयारी भी शुरू कर दी है, कमांडर रशीद ने कहा। कैसी तैयारी? मुहिबुल्लाह ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। उस इलाके के आसपास असला जमा करने की, कमांडर रशीद ने कहा। हम राइफलों या सब मशीन गन्नों से उसके कैंपों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा सकते, इसलिए हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जिससे गोला बारूद के उस डिपो को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा सके। मसलन, कमांडर मुहिबुल्लाह ने पूछा। रॉकेट, कमांडर रशीद ने जवाब दिया। मेरे पास भारतीय फौजियों ही से छीने गए 3 बजोका यानी कांधे पर रखकर रॉकेट फायर करने वाले लॉन्चर और 5 रॉकेट मौजूद हैं, लेकिन इनसे काम नहीं चलेगा। हमें ज़्यादा रॉकेटों की ज़रूरत होगी। इसके अलावा अगर 2-3 LMG यानी लाइट मशीन गन्ने भी मिल जाए तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। 1 LMG मेरे पास है। लॉन्चर और रॉकेट कौन से हैं? मुहिबुल्लाह ने पूछा। रूसी साख्त के हैं, कमांडर रशीद ने कहा और रॉकेटों के बारे में बताने लगा। ठीक है, कमांडर मुहिबुल्लाह ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। मैं भी इन चीज़ों का बंदोबस्त करने की कोशिश करूंगा। ये कार्रवाई इस तरह भरपूर अंदाज में होनी चाहिए कि वो लोग गुलमर्ग से अपनी छावनी उठाने पर मजबूर हो जाएं। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, कमांडर रशीद बोला। एक ना एक रोज़ गुलमर्ग तो क्या, इन्हें वादी में हर जगह से अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। चल लम्हे खामोशी रही और फिर वो लोग वादी की मजमूई सूरत हाल के बारे में बातें करने लगे।
मैं बड़ी तवज्जो से उनकी बातें सुन रहा था। दोपहर के वक्त वो दोनों वापस चले गए। उनके जाने के तकरीबन 1 घंटे बाद इसी गार में एक तरफ नंगे फर्श पर सोए हुए ज़ैगम और चंद पीर भी जाग गए। उन्होंने रात भर गार के बाहर पहरे की ड्यूटी दी थी और इस कदर गहरी नींद सोए थे कि उन्हें मुहिबुल्लाह और कमांडर रशीद के आने और जाने का पता भी नहीं चला था। डॉक्टर मरियम ने उनके लिए रोटियां दस्तरखान में लपेट कर रखी थी, अलबत्ता कहवा ताज़ा बना दिया। वो लोग रोटी खाकर 4 बजे के करीब ही अपनी राइफलें संभाल कर बाहर चले गए, क्योंकि उनकी जगह वो मुजाहिद ड्यूटी दे रहे थे। इन्हें शाम का अंधेरा फैलने से पहले पहले बारामौला वापस पहुंचना था। डॉक्टर मरियम मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वो ना सिर्फ ज़ख्मी मुजाहिदीन की मसीहाई करती थी, बल्कि उनके लिए खाना भी वही पकाती थी। खाने में वही नमक वाली रोटियां होती। कभी कभार कोई मुजाहिद बारामौला से गोश्त वगैरह भी ले आता था, या कहीं दूर जाकर कोई जानवर शिकार कर लिया करता। इस तरह कभी कभार गोश्त भी खाने को मिल जाता। दिन गुजरते रहे। मैं डॉक्टर मरियम की मसीहाई और कुछ अपनी विल पावर की बदौलत बड़ी तेज़ी से रूबा सेहत हो रहा था। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर बाज़ छोटे ज़ख्म तो बिल्कुल ठीक हो चुके थे। टांग के दोनों ज़ख्म भी मुंदमिल हो रहे थे। अलबत्ता कंधे की तकलीफ में कुछ ज़्यादा कमी नहीं आई थी। मुझे शुबा था कि हड्डी में फ्रैक्चर ना हो गया हो। उस गार में एक्सरे का तो जाहिर है कोई बंदोबस्त नहीं था, मगर डॉक्टर मरियम एक माहिर और तजुर्बाकार सर्जन थी। वो कई बरसों तक आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में खिदमत अंजाम दे चुकी थी और 2 साल से मुजाहिदीन की मसीहाई कर रही थी। उसे यकीन था कि हड्डी में फ्रैक्चर नहीं था, क्योंकि उसके ख्याल में फ्रैक्चर होता तो मैं अपने कंधे या उस बाजू को भी हरकत नहीं दे सकता था। 8 दिन बाद मैं उठकर आहिस्ता आहिस्ता गार ही में थोड़ा बहुत चलने फिरने लगा था, और फिर एक रोज़ डॉक्टर मरियम को बडगाम जाना पड़ा। ये कस्बा बारामौला से तकरीबन 40 मील और श्रीनगर से चंद मील के फासले पर वाक़ था। बडगाम के नवाही पहाड़ियों में भी एक ऐसा ही खुफिया गार था, जहाँ ज़ख्मी मुजाहिदीन का इलाज और देखभाल की जाती थी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।